नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम बातचीत करेंगे श्रवण जी से कि दरअसल माजरा क्या है। 3 दौर के चुनाव मतदान हो चुके हैं, लोगों के अंदर एक तरीके की बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाना प्रकार के ऐसे मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं जिसको सुनकर और जिसको देखकर हैरानी होती है कि अब वो ये भी कहने लगे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी मुसलमान हो गए। यानी कहने का मतलब है कि बाकी हिंदुओं की टीम वो नहीं होगी, और ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर के मंदिर पर भी ताला लग जाएगा। तो इस तरीके की बातों का क्या मतलब है, कुछ तो समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज और है जिसकी तरफ श्रवण जी इशारा करते हैं, वो ये कि प्रधानमंत्री जब इन बातों की ओर ये बातें कहते हैं तो उनके चेहरे पर किसी तरीके का कोई शिकन दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? श्रवण जी, आपका अपना कार्यक्रम है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कुछ हो रहा है? आशुतोष जी, एक जो शहर में या देश में या विदेशों में भी जो माहौल है वो ये है, जो भारतीय हैं विदेशों में मोटे तौर पर उनके मन में कि ये तीसरे चरण का जो मतदान हो गया 283 सीटों का हो गया, और एक बड़े लिबरल अनुमान के अनुसार, उदार अनुमान के अनुसार भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा माना जा रहा है कि 95 से 100 110 के करीब सीटें ही मिल रही हैं, जो कि काफी चिंता का विषय है। और इनमें कई बीजेपी के राज्य भी शामिल हैं और दूसरे राज्य भी शामिल हैं। अब जो सवाल किया जा रहा है कि पूरे देश में इस तरह की चर्चा है और उसके संकेत भी कई जगह मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपके साथ चर्चा में शेयर मार्केट की चर्चा की थी, कल भी की थी शायद, आज भी शेयर मार्केट काफी, मतलब इस समय तक जो मैं देख रहा था आपसे बात होने तक, वो नीचे ही जा रहा था, मतलब वो ऊपर नहीं उठ रहा था। उसको थामने की कोशिश चल रही है, और जब बंद होता है तब देखते हैं कितना नीचे गिरता है, क्योंकि अभी भी बंद होने में 2-3 घंटे हैं। ये सब संकेत जो दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं देश में, विपक्षी दलों के आक्रामकता में, लोगों के बीच चर्चा में, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं ये संकेत। मतलब आदमी अगर थोड़ा सा भी बीमार होता है तो वो बीमारी उसकी पलकों पर, उसके चेहरों पर, उसके पैरों पर दिखने लगती है। मतलब थोड़ा सा और बहुत ज्यादा स्वस्थ हो तो भी वो नजर आने लगता है। जी। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कर रहे हैं वो कि वो ये इस चीज का कोई दिखा नहीं रहे हैं वो, कि भाई ये 3 फेज जो हो गए हैं उसमें क्या हुआ बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ, या उनकी हुकूमत का क्या होने वाला है, उसका कोई नामो निशान उनके चेहरे पर नहीं दिख रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रहा, उनके बोलने में नजर नहीं आ रहा है। और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो कुछ अलग दुनिया की बातों में चले गए हैं। मतलब जैसे कि चुनाव अभी चालू ही नहीं हुए, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो मैं इन तमाम चीजों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये तीसरा फेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आधी से ज्यादा सीटें हो चुकी, 283 कम नहीं होती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मतलब 1, 2, 3 में अगर सोचा जाए तो क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण ये समझ में आता है कि भाई वो कमांडर हैं पूरी सेना के, और तो वो आखिरी दम तक, मतलब 7वें चरण 1 जून तक, वो अपनी कार्यकर्ताओं का और उम्मीदवारों का मॉरल बना के रखना चाहते हैं, ऊंचा रखना चाहते हैं कि हम तो जीत रहे हैं। जैसा कि आमतौर से युद्ध में होता है कि वो जो कमांडर होता है वो कभी लगने ही नहीं देता है कि वो हार रहा है। तो इसलिए ये एक जो जिसको कहते हैं कि रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि भाई आप लगने ही मत दो ना क्यों हार रहे हैं, क्योंकि अभी भी एक बड़ी संख्या में उम्मीदवार आपके मैदान में हैं। तो जितनी सीटें ज्यादा से ज्यादा जीती जा सकें वो एड ही करेंगी आपको। अगर आप अभी से रिफ्लेक्ट कर देंगे कि हार रहे हैं तो
एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट जो है पूरे सिंक कर जाएगा पूरी बॉडी में। एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, ये जीत का भ्रम जनता में बनाए रखना जरूरी है, और उसका जो टाइम है, स्पेस जो है, वो उनके जो पूरे सत्ता के इर्द गिर्द जो पूंजीपतियों का साम्राज्य है, उसको समय मिल जाए कि भैया स्थितियां खराब होने वाली हैं, तुम अपना हिसाब किताब ठीक कर लो। आपने देखा होगा, आपको जानकारी मिली होगी कि तेलंगाना में पहली बार मोदी जी ने अडानी और अंबानी का नाम लेके हमला किया है राहुल पर। पहली बार, महीनों में, शायद सालों में, उन्होंने कहा है कि अडानी अंबानी से राहुल गांधी ने बोरियां भर भर के पैसा लिया है। ये जो इस तरह का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, मैं उसकी ऑथेंटिसिटी की को वो नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो वीडियो है वो ऑथेंटिक है, ऐसा मानकर कह रहा हूँ। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिविएशन में प्रधानमंत्री जी के उसमें मानता हूँ कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, इस समय अडानी अंबानी को क्यों लाए हैं मैदान में। अभी तक तो ये उन पर आरोप है कि वो बचा रहे थे। सबसे जो आखिरी कारण है आशुतोष जी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हमको पता नहीं है, देश को पता नहीं है, और कोई एक ऐसी हुकूमत की कल्पना हम कर सकते हैं क्या कि जो मोदी जी को पर्याप्त बहुमत वाली हुकूमत प्राप्त हो जाए, उसमें नंबर्स उतने ही हो जितने मोदी जी दावा कर रहे हैं, उसके आसपास के नंबर्स हों। ये बड़ा एक काल्पनिक सवाल है जो मोदी जी के आत्मविश्वास से प्रकट हो रहा है कि क्या एक ऐसी सरकार बन जाए जिसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जा सके, या चैलेंज हो, शुरू से ही चैलेंज दो, अभी से चैलेंज दो। क्या ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है देश में, तो क्या विपक्ष या देश उसको स्वीकार करेगा? ये चीज अभी से फ्लोट करना इसलिए जरूरी है कि ये बीजेपी के कॉरिडोर्स में या सत्ता के कॉरिडोर्स में पहुंचना जरूरी है कि ये एक थिंकिंग जो है देश में इस दिशा में शुरू हो गया है कि क्या आप लेजिटिमेट तरीकों से सरकार बनाना चाहते हैं कि उसमें कुछ ऐसा भी कारण हो सकता है कि आपकी जो हुकूमत बने उसको लेजिटिमेट नहीं हो। तो इसमें दो पक्ष हैं, एक तो विपक्ष है पूरे मामले में, वो कैसे रिएक्ट करता है, और दूसरा ये कि बीजेपी के अंदर जो लोकतांत्रिक धड़ा है और जो एनडीए के अलाइज हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं पूरे के पूरे सिनेरियो को। पोस्ट पोल सिनेरियो है 4 जून के बाद का। मैं पहले कह चुका हूं कि इस चुनाव का जो नतीजा है, बेसिक नतीजा बहुमत का, वो तीसरे चरण में तय हो चुका है। अब जो है वो पूरा का पूरा, जैसे घर में दिवाली पर जब पुताई वगैरह होती है तो पुट्टियां उट्टियां भर दी जाती है और एक हाथ मार दिया जाता है, उसके बाद तो फिर पेंट करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा मामला पेंट का बचा है, बाकी काम जो हो सकता था वो हो गया है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ईवीएम को लेकर बहुत एक सख्त हिदायत दी है कि उनको ईवीएम का क्या क्या करना है, उनको वोटिंग के साथ ही ईवीएम मशीन का कहां तक पीछा करना है और उस पर कितनी निगरानी रखना है। मतलब जो एक तरह का ये होता है ना कि किसी को आप पकड़ लें तो उसके बाद उसको किस तरह से नजरबंद करके रखना है, उस तरह का मामला अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है। कल का एक जो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, जी देख रहा था।
अब क्या एक जो ध्वनि निकलती है मोदी जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज से, वो ये आभास देने की निकलती है कि जैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की विधानसभा के चुनाव में जब पूरी तरह से ये कहा जा रहा था कि भाजपा की पराजय की घोषणाएं हो रही थी, तब वहां पर आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में वहां सरकारें बन गई, भारी बहुमत से बन गई। तो क्या मोदी जी कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ कि आप बात कर रहे हैं, ठीक है करिए, आप मुझे हराने का सोच रहे हैं, तो आपने तो मुझे विधानसभा चुनाव में भी हराया था। अब ये जो पूरा परिदृश्य है वो किन चीजों की ओर इशारा कर रहा है। एक तो ये कि क्या पूरी भारतीय राजनीति, भारतीय संसद की राजनीति, विपक्ष की राजनीति को एक ऐसे कन्फ्रंटेशनल मोड में डाला जा रहा है जिसके बारे में, जिसके केंद्र में पूरा का पूरा अंकों का गणित होने वाला है। मतलब उसमें अंकों का गणित मतलब सीटें होने वाली है, उसमें विपक्ष का पूरा जोर, विपक्षी सरकारों का, जैसा आपने देखा कि अब वो कई चीजों को लेकर, सैम पिट्रोडा के बयान को लेकर, सैम पिट्रोडा जो डाइवर्सिटी की बात जो उन्होंने की उसको किस तरह से तोड़ा गया, ये पूरा टेक आज फिर से किया उन्होंने सैम पिट्रोडा पर। सैम पिट्रोडा ने कहा है, शरद पवार ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद पवार ने कल जो कहा कि चुनाव के बाद जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के या तो नजदीक आएंगी या कांग्रेस में मर्ज हो जाएंगी। और उन्होंने मतलब जो बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज हैं वो किस तरह से डरी हुई महसूस कर रही हैं इस समय, वो एक बड़ा मुद्दा शरद पवार के बयान से निकला है। देखिए, मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपको याद हो कि दिसंबर 2023 में हमारे कुछ माइनर्स उत्तराखंड की एक सिलक्यारी कोल माइन में ट्रैप हो गए थे और 17 दिन तक वो बंद रहे थे। काफी थे वो लोग, 41 लोग थे। और उनको जो बचाने वाले, जो रेट होल करने वाले जो लोग थे वो थे वकील हसन और मुन्ना कुरैशी। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक गुफा में फंस गई है अंदर, और मोदी जी के नेतृत्व में वो सारी की सारी इतनी बड़ी पार्टी 18 करोड़ लोगों की फंसी हुई है और वो अंदर से आवाज लगा रहे हैं कि भाई इसको, पार्टी को बचाया जाए। अब वो वकील हसन और मुन्ना कुरैशी को तो गालियां दे रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि इस पार्टी को इस चुनाव में बचाएगा कौन? कोई देशी ताकतें बचाएंगी कि कोई विदेशी ताकतें बचाएंगी या ईवीएम की मशीनें बचाएंगी? ये बड़ा सवाल इस समय चर्चा में है कि मोदी जी के चेहरे पर अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो उसका कारण ये हो सकता है कि मोदी जी के अंदर कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है और वो जो चल रहा है देश को उसके प्रति डर होना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव को अब आगे के 4 चरणों में हम लोगों को डरते डरते पूरा करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये चुनाव करवाने की रिस्क मोदी जी ने इस भरोसे ले ली थी कि वो जीत रहे हैं और अब वो बीच रास्ते में पहुंचकर उनको लग रहा है कि वो हार रहे हैं। तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है ये जिसमें हमको सारे ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए कि
क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, और ये सारे कमिटमेंट बीजेपी में नहीं है। बीजेपी इस तरह की कोई घोषणाएं नहीं कर रही कि संविधान बचाना है या लोकतंत्र को बचाना। वो मान के ही चल रहे हैं कि संविधान बचा हुआ है और लोकतंत्र भी बचा हुआ है, तो उसको बचाने की जरूरत नहीं। तो ये हम लोगों को भी अपनी बहस में आगे पीछे इस मुद्दे को शामिल करना पड़ेगा कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, या मोदी जी ले जाना चाहते हैं। ऊपर से नहीं ले जा रहे हैं, अंदर से ले जा रहे हैं। उसकी शुरुआत हमको देखना चाहिए। जी जी, थैंक यू सर।